हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे उपस्थित। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास में आज जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो टोटल ही आपको साइंस के क्वेश्चन दिखाई देंगे। साइंस की प्रैक्टिस भी बार बार विविध में चलनी चाहिए क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 60 नंबर की जो जीएस लगी हुई है वहां पर साइंस अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने सारे वर्क छोड़कर क्लास को वॉच करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंटेंट के साथ आपको बढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। चलिए देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। थोड़ा और जूम में इसको कर देता हूं। देखिए आप, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, केवल दिन के समय, रात्रि के समय या शीत ऋतु में दिनों में तथा ग्रीष्म ऋतु के में रात में। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अपनी टाइपिंग की स्पीड आंसर पर जरूर लगाएं और टाइपिंग की स्पीड आंसर पर जरूर लगाएं। बताएं कि कौन सा आंसर सही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग करने स्टार्ट कर दिए और इसका सही आंसर लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। केवल दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन के समय होती है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो मेरे प्यारे बच्चों दिन में होती है, सूर्य की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है केवल दिन के समय। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें जब आंसर लगाएं। क्वेश्चन है आपके सामने, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, क्या आएगा। लगाइए आप मेरे प्यारे, इसका सही आंसर। बहुत मेरे प्याचों ने इसका सही आंसर लगा दिया है। मेरे प्याचों, इसका सही आंसर है ये, इसमें पर्व संध्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जड़ यानी कि अदरक अपने नाम में क्या है, एक स्टेम है, एक तना है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिक्टो दिया जाएगा और एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी आपको दिशा एकेडमी दादरी की तरफ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एक बड़े स्टैंडर्ड तरीका से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और बिल्कुल उनकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। और एग्जाम के लिहाज से दिल्ली पुलिस में जो 60 नंबर की जीएस लगी हुई है, किसी भी एग्जाम में वो आपके लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। बिल्कुल ध्यान रखना आप कि साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा रहेगा। साइंस के क्वेश्चन वहां बढ़ाए जा सकते हैं, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। देखिए आप, प्लाज्मा झिल्ली कंट्रोल करती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कोशिका के भीतर तथा बाहर जल एवं कुछ विलेय के मार्ग का, केवल जल के मार्ग का, कोशिका के बाहर कोशिकीय पदार्थों की गतियों का, कोशिका में जल व विलेय के मार्ग का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर सभी लगाएं। क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे प्यारे बच्चे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लोहे की कमी से होता है। क्वेश्चन है लोहे की कमी से होता है। तो मेरे प्यारे चार ऑप्शन है। प्रोटीन संश्लेषण में गिरावट, पत्तियों की संख्या में कमी तथा दुर्बल वृद्धि, सर्वप्रथम युवा पत्तियों में अंतःस्त्रीय हरिमहीनता और पर्णशीष का मुड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने है। लगाइए स्पीड के साथ मेरे प्यारे बच्चे, लगाइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप,
अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है एग्जाम के लिहाज से, एक नंबर पॉइंट से ही मेरे प्याचे बाहर हो जाते हैं और एक एक साल बर्बाद होती है। तो अब मेरे प्याचे ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई भी सब्जेक्ट आपको अपना कमजोर लेके नहीं चलना है। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर रहा वहीं से आपकी परीक्षा फेल हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सिलेबस में सब कुछ सारे सब्जेक्ट लगा रखे हैं, तो आपका कोई भी पोर्शन कमजोर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है और 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग नहीं है, तो मेरे प्याचो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि जनरल कंपटीशन की लाइन है, बहुत बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट आपको देख के चलना है। और ये भी नहीं कि एक ही आप तैयारी कर रहे हो, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जनरल का मतलब सामान्य है, आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़कर चल रहे हो, एक्सपर्ट बन रहे हो, उसके लिए आप और सबको नहीं पढ़ रहे आप, तो वहां भी परीक्षा फेल हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट में आपको महारती हासिल है, वो सब्जेक्ट आपके वीक है, तब भी परीक्षा फेल हो जाती है। हर सब्जेक्ट में आपको बराबर आना चाहिए, एक एवरेज आना चाहिए। जो मेरा प्यारा बच्चा अपने सब्जेक्ट को एवरेज लेके चलता है उसकी परीक्षाएं पास हो जाती हैं, और जो एक सब्जेक्ट में विद्वान बनता है और उसके कमजोर हैं उसकी परीक्षा फेल हो जाती है। यही जनरल कंपटीशन की खूबसूरती है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात बोलता हूं। देखिए आप, पौधों का क्लोरोफिल पदार्थ सहायक है, यानी प्लांट का जो क्लोरोफिल है, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें हेल्प करता है? इसका मतलब ये है धूप से ऊर्जा अभिशोषित करने में, भोजन एकत्रित करने में, पौधों को बढ़ाने में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें कौन सा आंसर सही आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है, इसका ए आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, क्योंकि दिशा के प्लेटफॉर्म से आप क्लास कर रहे हो, आप दिशा के प्लेटफॉर्म से अगर क्लास करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ध्यान हमेशा अपने क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए, आलतू फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। अगर कोई आलतू फालतू की बातों पर ध्यान देता है, दूसरे का नाम लेकर बात करता है या कॉमेडी करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका सिलेक्शन नहीं होना। वो भी आपको अपने आप को लाइट में रखना चाहता है, तैयारी उसकी है नहीं। देखिए आप, वाष्पोत्सर्जन में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, या पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन की आंसर की टाइपिंग की स्पीड बहुत स्पीड से करें आप, बाकी कुछ भी ना लिखें। लगाइए आप आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे, इसका सही आंसर क्या आएगा? यानी पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलता है, यही आंसर इसका सही है। बहुत मेरे प्यारे ने इसका आंसर सही लगाया है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 8, मक्का का जो दाना है वो अपने आप में क्या है? एक अवास्तविक फल है, एक बीज है, एक भ्रूण है, भ्रूण बोले तो एम्ब्रियो है, या एक फ्रूट है, एक फल है। मेरे प्यारे इसका सही आंसर है मक्का का दाना अपना में क्या आता है? एक फल की काउंटिंग में आता है, फल की श्रेणी में आता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 9, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। डीएनए सूत्र को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए, विकृतीकरण के लिए, या उपयोग में से किसी के लिए नहीं। तब मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर लगाएं, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। इसका सही आंसर है डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बढ़िया आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में इतनी वैल्यू रखता है मेरे प्यारे। एक भी क्वेश्चन आपको कमजोर लेके नहीं चलना है। देखिए अब डीएनए में शर्करा होती है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। देखो आप, डीएनए में शर्करा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, जाइलोस, अराबिलोस। मेरे प्यारे इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा? डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि डीएनए का फुल नेम भी क्या बनता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मेरे प्यारे डीएनए का फुल नेम है। डीएनए के और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन वहां डीएनए से आपको मिल सकता है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। न्यूक्लियोटाइड होता है मेरे प्यारे, चेक देखिए आप, क्वेश्चन है आपके लिए। न्यूक्लियोटाइड होता है क्षार, शर्करा तथा OH, क्षार, शर्करा व फॉस्फेट, क्षार, शर्करा व फॉस्फेट, एंड मेरे प्यारे इसमें लिखा है शर्करा व फॉस्फेट। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा क्षार, शर्करा व फॉस्फेट, एंड इसमें लगा हुआ है। ये सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। चलिए मेरे प्यारे
अच्छे। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए आप डीएनए, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। कोई भी मेरा प्यारा बच्चा अपनी टाइपिंग की स्पीड को ना रोके और क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इतना सदाबहार है। पीछे भी यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आपको रखा मिला, बिल्कुल डिक्टो रखा मिला, और एसएससी ने तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, डीएनए कुंडल रचना किसने बनाई? इसका सीधा मतलब है डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर हो उस स्ट्रक्चर को या उसका मॉडल तैयार करने वाला है 2 वैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक थे मेरे प्यारे, वॉटसन एंड क्रिक। तो डीएनए व आरएनए लिखा है, तो मेरे प्यारे जब भी आपका आंसर यही आएगा, वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? O2 की खोज करने वाले कौन थे? O2 की खोज करने वाले कौन थे? प्रिस्टले थे। तो टीएच मॉर्गन, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है? आधुनिक मॉडर्न लिखिए अब, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक मेरे प्यारे कौन है? टीएच मॉर्गन है। अगर आधुनिक वर्ड नहीं आएगा तो आनुवंशिकता जेनेटिक्स के जनक मेरे प्यारे कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो अपने प्रयोग किए, वो कौन से प्लांट पर किए? ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पर किए? मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर इनके सबसे पहले प्रयोग थे मेरे प्यारे बच्चों, मटर के पौधे पर। अगर कभी क्वेश्चन आए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, आपका आंसर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर आधुनिक आनुवंशिकता कह के पूछ रहे हैं तो टीएच मॉर्गन और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मेरे प्यारे बच्चों आप ये सब जानते हो, आप आर्टिफिशियल जीन मॉडल, कृत्रिम जीन मॉडल, कितनी बार मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में बताया है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का कोई भी ऐसा डिक्टो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन हार्ड आएगा वो सभी के लिए हार्ड है। किसी मेरे प्यारे बच्चे का दिशा एकेडमी दादरी की विविध एक्सप्रेस की क्लास का कोई क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होना चाहिए। 80-85 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी हैं, इनमें से आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। देख लेना आप एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो आप, देख लेना 85 जो वीडियो है इनमें से आपको फिक्स जितना भी जीएस आएगा टोटल दिशा एकेडमी दादरी से जो आपको पढ़ा दिया गया है उसी में से आएगा। देखिए आप, ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र एक्रोमेटिक, प्लाज्मिड, लिंग गुणसूत्र मेरे प्यारे इसका सही आंसर है ए। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए, आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, आप क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए आप। मेरे प्यारे अच्छे से मेहनत कीजिए, आप इतनी खामोशी के साथ मेहनत कीजिए, इतनी खामोशी के साथ मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपके लिए बहुत शोर मचाएगी और पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में आपका नाम होगा। जब आप परीक्षा में पास हो गए आपका वो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, चाहे वो किसी भी पद पर मिले, आपका नाम जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बिल्कुल आप क्लास को वॉच कर रहे हो, आप अच्छे से वॉच कर रहे हो। बहुत बच्चे बहुत अच्छे तरीका से क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं, आलतू फालतू की किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई चैट के अंदर ज्यादा आलतू फालतू बातों पर ध्यान देते हैं तो समझो कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, उसे सिर्फ अपने आप को लाइट में रखना है, पढ़ाई नहीं हो रही है उसकी। क्लियर? देखिए आप, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशानुगति मुख्यतः होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए आप मेरे पास इसका सही आंसर क्या आएगा? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, या ऑटोसोम से, या कोई नहीं। तो मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? एक्स गुणसूत्र आएगा, एक्स गुणसूत्र आएगा। यहाँ संलग्न से मतलब लिंकेज से है मेरे प्यारे, लिंकेज, इसको बोलते हैं लिंकेज, लिंकेज। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड में आपके लिए लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन बड़ा डिक्टो क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बढ़िया लैंग्वेज के साथ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, केंद्रक द्रव। सैनिक केंद्रक द्रव को मेरे प्यारे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटो, केंद्रक द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव यहाँ दो बार आ गए मेरे प्यारे। देखिए आप 4 न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो इसका भी इंग्लिश का नाम लिखते हैं। चलिए, केंद्रक जो द्रव होते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोप्लाज्म। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म मेरे प्यारे बच्चों। अब इन 4 में से आपको देख के बताना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण जाते हैं, तो सही आंसर क्या है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर लगा दिया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि जिन मेरे प्यारे बच्चों ने इसका सही आंसर लगाया, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को ही मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। अगर यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, सामान्य मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी मेरे प्यारे बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा मेटेरियल में आपको नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको वही डिक्टो क्वेश्चन जहां से परीक्षा पास होगी, स्मार्ट तरीका से आपकी क्लास को लेकर चल रहा हूं। मुझे आपकी परीक्षा को फेल नहीं कराना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल देकर मुझे आपकी परीक्षा को फेल नहीं कराना है। मुझे आपको सिर्फ पास कराना है, मुझे आपको विद्वान नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ आपको एवरेज पढ़ाना है और हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको करानी है, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए और वो इधर उधर कहीं पर उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे, पढ़िए आराम से। जीन क्या है, क्वेश्चन है जीन क्या है। ऑफलाइन क्लास में भी कितनी बार मैंने आपको, विविध एक्सप्रेस में भी बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई, यूट्यूब पर भी बायोलॉजी पढ़ा रखी है, वहां पर भी मैंने आपको कितनी बार बताया है जीन अपना में क्या होता है, यही क्वेश्चन है। तो जीन क्या है, डीएनए का एक भाग क्या कहलाता है, डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, डीएनए का एक भाग लिखा जाए या मेरे प्यार लिखा जाए डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई मेरे प्याचों क्या कहलाती है। बहुत मेरे प्याचों टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और मुझसे भी आगे क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, क्योंकि उन मेरे प्यारे बच्चों ने इतना 3-4 महीने में इतना बढ़िया तरीका से प्लेटफॉर्म से इतना अपने अच्छे तरीका से स्मार्ट तरीका से नोट्स को बना लिया है और सारी वीडियो को अच्छे से वॉच किया है। एक एक पॉइंट उनकी समझ में आता है, एक एक लाइन उनकी समझ में आती है। उन्हें सही बताया है कि डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है, डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है, जीन। और जीन अपना में क्या होती है, एक प्रोटीन है। जीन अपना में क्या है, एक प्रोटीन है। जीन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था। बहुत मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है और बच्चों ने अपनी टाइपिंग कर दी है। यही खुशी है कि जो हमने आपको पढ़ाया आपने अच्छे से समझा, उनको याद किया और आप क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं। आप जीन जो शब्द है ये किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है। जॉनसन मेरे लिखने से पहले ही मेरे प्यारे बच्चों ने टाइपिंग में लिख दिया कि सर जीन्स वर्ड देने वाला वैज्ञानिक कौन था, जॉनसन था। और ये अपना में एक प्रोटीन है और जीन डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। सपोज करो मेरे प्याचों अगर किसी की समझ में लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये देखिए आप, ये एक डीएनए है और डीएनए के मैं बराबर इसके बराबर 10 पार्ट कर देता हूं, इसके बराबर 10 पार्ट। कितने पार्ट, 10 पार्ट। इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। और कृत्रिम, अगर मैं यहां वर्ड जोड़ दूं आर्टिफिशियल, कृत्रिम जीन मॉडल, आर्टिफिशियल जीन मॉडल तैयार करने वाला वैज्ञानिक कौन था, कभी आपसे पूछा जाए तो इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल जीन मॉडल तैयार करने वाला वैज्ञानिक था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिसे 1968 में चिकित्सा नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया। चिकित्सा नोबेल अवार्ड डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आर्टिफिशियल जीन मॉडल तैयार करने के ऊपर दिया गया है। देखिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। क्वेश्चन देखिए आप, उस गुणसूत्र को क्या कहते हैं जो शरीर के लिए लिंग का निर्धारण करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे प्यारे देखकर सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा, उस गुणसूत्र, उस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं जो शरीर के लिए लिंग का, सेक्स का डिटरमिनेशन करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक्स तथा वाई, सोमेटिक, डीएनए, ये इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे से 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे, एक्स तथा वाई इसका सही आंसर है। मेरे प्यारे ने मुझसे पहले ही आंसर लगा दिया, बहुत खुशी हो रही है मेरे प्यारे क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन को आराम से बता पा रहे हैं। देखिए आप, किस प्राणी में शारीरिक लक्षण होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मेरे प्यारे सही आंसर लगाएं। किस प्राणी में शारीरिक लक्षण होते हैं, 4 ऑप्शन है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोटाइप, मीनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेटेरोटाइप, मीनोटाइप। 4 ऑप्शन, 4 कैरेक्टर आपके सामने यहाँ दिए गए। कौन सा कैरेक्टर इसमें सही आएगा, तो मेरे प्यारे सही लगाइए अपना आंसर। इसमें सही आंसर क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा। मेरे प्यारे फिनोटाइप आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
19 क्वेश्चन है आपके सामने, समरूप अंग होते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समरूप अंग होते हैं रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य विहीन, ये कार्य में समान। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। आप लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ टाइपिंग करें, ओनली आंसर की टाइपिंग करें तो ज्यादा बेटर है। मुझे भी खुशी होती है जब आप आंसर की टाइपिंग करते हैं, आलतू फालतू बात नहीं करते हैं। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यार, अगर आपको ऊपर बढ़ना है, अच्छे से आपको आगे बढ़ना है, तो मेरे प्यार क्लास को अच्छे से वॉच करें, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही आंसर लगाएं और बाकी की बातें ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो मेरे प्यार देखिए आप, समरूप अंग होते हैं रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य विहीन, कार्य में समान। बहुत मेरे प्याचों ने क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया है, बहुत खुशी हो रही है। कार्य में समान, कार्य में समान। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं मेरे प्याचों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है? जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत देने वाला कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन, मिलर। 4 ऑप्शन मेरे पैचो आपके सामने है। अच्छे कंटेंट के साथ आंसर लगाएं, सही आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चों की टाइपिंग की स्पीड बढ़ चुकी है, अब बिल्कुल वो सही आंसर लगा पा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे आप क्वेश्चन का आंसर भी गलत लगाओगे तो लगाइए आप, अभी एग्जाम में टाइम है, जितनी गलती करनी है तो मेरे प्याचो आप क्लास के साथ जहां गलती करिए, आप आंसर गलत लगाइए। आज गलत लगा रहे हो आप, सही भी आप ही लगाओगे। आज आप पढ़ने में कमजोर हो, कल पढ़ने में आप फास्ट हो जाओगे। आप इतने फास्ट हो जाओगे, इस भारत के बड़े से बड़े टेस्ट को आप पास कर सकते हो अगर आप मेरे कहने से, मेरे जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपने उनको ध्यान में रख लिया। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, 10-12 घंटे अपनी सिटिंग बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ें, बुकों से अपना लगाव रखें। जो मेरा प्याचा अपनी बुकों से लगाव रखता है, हमेशा 10-12 घंटे की स्टडी करता ही करता है, 8-10 घंटे लगातार सही डायरेक्शन में लगा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो दिल्ली पुलिस की बात करते हो आप, वो बड़े भारत के बड़े से बड़े एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम को भी पास कर जाएगा, इतनी बड़ी बातें नहीं होती। ओपेरिन मेरे प्याचो, ओपेरिन। परीक्षा को हार्ड करना और आसान करना ये सब हमारे हाथ में होता है। एग्जाम को हार्ड भी हम करते हैं, आसान भी हम करते हैं। हार्ड हम परीक्षा को कब करते हैं? जब हम पढ़ते नहीं है और मेरे प्यारे सही ट्रैक से हम भटक जाते हैं, सही दिशा से, सही डायरेक्शन से भटक जाते हैं। आउटपुट अच्छा नहीं आता है। अगर आउटपुट अच्छा दे भी रहे हो आप तो सही मेहनत के साथ, सही डायरेक्शन के साथ नहीं दे पाते आप। एग्जाम के टाइम में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, और एग्जाम से पहले मेरे प्याचो आप पढ़े नहीं, उसके बाद 10-12 घंटे की स्टडी कर रहे हो आप, तब भी मामला गड़बड़ हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी मेरे पे जो 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो बच्चे जोर शोर से लगे हुए हैं, 1-1.5 महीने की तैयारी में परीक्षाएं पास नहीं होती हैं। पहले से अपनी प्री प्लानिंग बनानी होती है, साल 6 महीने पहले अपना आपको तैयार करना होता है। जब आप बिल्कुल प्रिपरेशन बढ़िया अच्छे से तैयार होते हैं, पूरे सिलेबस के साथ कंप्लीट नोट्स बनाकर, तो मेरे प्याचे जब मैदान में जाना होता है। अब ये नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना आता नहीं है, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए कि जाइए आप 6 मारिए, पता चला कि आप बाउंड्री पर आप कैच हो गए। आप मेरे जब ऐसी स्थिति बनती है, आप देखोगे आप, तो देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फिर बाद में बच्चे कहते हैं कि बहुत तैयारी की, मैंने बहुत मेहनत की, मेरा नंबर नहीं आया, मैं 2 नंबर से फेल हो गया। एक कहेगा मैं 3 नंबर से फेल हो गया, मैं 1 नंबर से फेल हो गया, क्या 10 नंबर से फेल हो गया। तब मेरे प्याचो बाद में यही चर्चा रह जाती है, लेकिन आप सिर्फ उस कमी को नहीं ढूंढ पाते। आप गलती कहाँ रही है, कहाँ हमसे गलती हो जाती है। देखिए आप, डीएनए की संरचना डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जीन विश्लेषण विधि वाटसन एंड क्रिक, प्राकृतिक चयन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, आंसर का नियम हुगो डी व्रीज। 4 ऑप्शन है, युग में से सही है। 3 मेरे प्यारे बच्चों गलत हैं। इनमें 3 कौन सा सही है? एक सही है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत। ओनली मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक चयन सिद्धांत ये सही है, बाकी गलत है। डीएनए की संरचना डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने नहीं दी है, वो वाटसन एंड क्रिक ने दी है। मेरे बच्चों अपना लॉजिक भी आप यहां पर देखकर लगा सकते हो आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, मनुष्य में अवशेषी अंग है। मनुष्य में अवशेषी अंग है तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्ण पल्लव पेशियां, टीथ दांत,
क्षुद्र आंत या कर्ण पल्लव। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। कर्ण पल्लव पेशिया, कर्ण पल्लव मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण पल्लव इसमें सही आंसर आएगा। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 23, डिप्थीरिया रोग का संबंध है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। डिप्थीरिया रोग का संबंध है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे फेफड़ों से है, लीवर से है, कंठ से है या मस्तिष्क से है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और क्वेश्चन का सही आंसर लगा पा रहे हैं और बिल्कुल लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्लास को लास्ट तक वॉच करते हैं। जिन बच्चों ने दिशा एकेडमी दादरी के चैनल पर धैर्य बनाकर रखा है और बराबर क्लास के साथ बने रहें, एक भी क्लास मिस नहीं किए, कभी कोई परेशानी है वो अलग बात है, ज्यादातर क्लासों को वॉच किया है, वीडियो को वॉच किया है, उन मेरे प्यारे बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर फेल नहीं होगा। ये बिल्कुल आज मैं अपने चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूं और बिल्कुल मुझे उन पर गर्व है। उनकी 100% परीक्षा पास होगी जिन्होंने विविध एक्सप्रेस की 85 वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया है और उससे पहले भी ऑफलाइन क्लास मेरे प्यारे बच्चों ने की है। उनका पेपर गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी सही ट्रैक पर रहें, बिल्कुल ट्रैक को ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24, कालाजार रोग का कारण क्या है? कालाजार, डम डम फीवर भी इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कालाजार जो है, जो डिजीज है, जो बीमारी है, इसे डम डम फीवर भी कहते हैं। डम डम बुखार भी इसे बोलते हैं, डम डम फीवर भी इसी का नाम है। तो मेरे प्यारे 4 ऑप्शन देखकर बताइए किससे होता है? लेशमेनिया से होता है। किससे होता है? लीशमेनिया डोनोवानी से होता है कालाजार। लीशमेनिया कौन से संघ का प्राणी है? लीशमेनिया कौन से संघ का प्राणी है? अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कौन से संघ का प्राणी है, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग किस बढ़ा दी है और क्वेश्चन का सही आंसर लगा पा रहे हैं कि सर जी ये तो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों से, प्रोटोजोआ से कौन कौन से मुख्य रोग होते हैं? मलेरिया होता है, पायरिया लगता है, मलेरिया, पायरिया, ट्रिपनोसोमा, निद्रा रोग मेरे प्याचो, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं और अमीबी पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 25 आराम से पढ़ें क्वेश्चन को। चलिए आप खसरा रोग, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया यहाँ पर। लगाइए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ। खसरा जो डिजीज है, खसरा जो रोग है, किससे होता है? खसरा किससे होगा? जीवाणु से होगा, बैक्टीरिया से होगा, प्रोटोजोआ से होगा, वायरस से होगा। खसरा मेरे प्यारे बच्चों वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26, निद्रा रोग, ट्रिपनोसोमा, दोबारा से घूम गए हैं, वहीं कहीं ऑप्शन में भी आ रहा था। निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा के कारण होता है, इसका वाहक है। एक देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निद्रा रोग किससे होता है? ट्रिपनोसोमा से होता है। ट्रिपनोसोमा किस संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अब क्वेश्चन ये कि इसको, इस रोग को करने वाला वाहक वेक्टर का कार्य कौन करता है? तो मेरे प्याचो सही आंसर क्या आएगा? सीसी मक्खी आएगा। सीसी मक्खी इसकी वेक्टर बनती है और हमारी बॉडी में छोड़ती है किसको? ट्रिपनोसोमा। और हमको फिर जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमें नींद आती है, तो इसीलिए इसको हम निद्रा रोग बोलते हैं और कभी कभी इसे ट्रिपनोसोमा रोग भी बोलते रहते हैं। मतलब सब मेरे प्याचो एक ही होता है। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 27, किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते नहीं आप आंसर लगाओगे। लगाइए स्पीड के साथ, इसका सही आंसर क्या है? किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? पीला ज्वर, पेचिस, हेजा, टाइफाइड मेरे प्याचो टाइफाइड घरेलू मक्खी वाहक नहीं है, बाकी ये घरेलू मक्खी वाहक बन जाते हैं, वो टाइफाइड नहीं है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 फिलेरियोसिस रोग का वाहक क्या है? मेरे भैया 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मादा एनाफिलिस, पिस्सू, घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा क्यूलेक्स। लगाइए आप मेरे प्यारे क्यूलेक्स, इसका सही आंसर है क्यूलेक्स। नोट करें आप इसे आराम से। चलिए आप
एक एक क्वेश्चन मेरे पैचो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। एक्सप्रेस की क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्लास ही होगी, क्लिप कंटेंट के साथ नहीं होगी, टाइम कम है, प्रैक्टिस ही आपकी बराबर इसमें चलती रहेगी। कभी साइंस की प्रैक्टिस आएगी, कभी करंट की आएगी, कंप्यूटर की आएगी, संविधान की प्रैक्टिस आएगी। संविधान के क्वेश्चन भी इसमें 100 क्वेश्चन मैं लगाऊंगा आपके लिए एक्सप्रेस में। तब मेरे पैसे निश्चिंत रहिए आप। अगर आपने मुझसे सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं तो कहीं भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए आप, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफ्लीज में सर्वप्रथम खोजा गया था। तो मेरे प्याजो क्वेश्चन किसने खोजा गया था ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या आ रहा है? रोनाल्ड रॉस। कभी क्वेश्चन आए कि मलेरिया रोग के खोजकर्ता कौन है, सीधा क्वेश्चन आए तब भी क्या लगाओगे? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया फीवर भी किससे होता है? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से होता है। प्राणी का नाम क्या है? प्राणी का नाम इसमें नहीं दे रखा है। प्राणी का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और उसको हमारी बॉडी के अंदर कौन छोड़कर आता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर छोड़ के आता है मेरे प्यारे। मादा एनाफ्लीज मच्छर। कई बार मैंने आपको मलेरिया के कंटेंट बता रखे हैं, एक भी क्वेश्चन किसी मेरे प्यारे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 30, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अब आप मेरे प्यारे जो समझ गए होंगे आप मियादी बुखार किसके लिए कहते हैं। जिस मेरे प्यारे बच्चे की समझ में ये आ गया कि सर जी मियादी बुखार तो इसके लिए बोलते हैं, अब हमें कोई बहका नहीं सकता कि हम इसमें से क्या लगाएं। सही लगा पाओगे आप, आंत लगाओगे। मियादी बुखार टाइफाइड के लिए बोलते हैं। मियादी बुखार कौन सा बुखार है? टाइफाइड है। मोती झरा भी इसे बोलते हैं, मोती झरा टाइफाइड। तो मियादी बुखार, तेगिया बुखार कौन सा है? टाइफाइड। और टाइफाइड जो बुखार है किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये बॉडी के कौन से भाग को, छोटी आंतों को, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। चलिए मेरे प्यारे तो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिक्टो मिलेगा, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, दिक्कत नहीं, आपको कहीं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट, एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल आपको अच्छे कंटेंट के साथ समझाया जा रहा है। देखिए आप, डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण है, डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गले से रुधिर बहना, उच्च तापमान, दम घुटना, भुजाओं का कंपन। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना लॉजिक लगाइए, गैस करिए, क्वेश्चन को पकड़िए आप, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया डिप्थीरिया से, जहां कंठ वाली बात आई थी, दम घुट रहा है, तो दम घुटना मेरे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ। डिप्थीरिया जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन आपको डिक्टो दिया जाएगा, बिल्कुल घबराए नहीं। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, अच्छे से वॉच करें, आपको याद है तब भी आप क्लास को वॉच करें, तभी आप ऊपर बढ़ सकते हो आप। देखिए आप, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। पेलाग्रा रोग विटामिन सी की कमी से, वर्णांधा विटामिन ए की कमी से। सही पूछ रहे हैं, युग में सम्मिलित है, सही पूछ रहे हैं मेरे बच्चों, सही पूछ रहे हैं, बाकी तो सब गलत ही है, इसमें 3 गलत हैं। सही कौन सा आ रहा है? घेंगा वाला। घेंगा रोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, GOITER, गोइटर रोग बोलते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इनकी बात करोगे तो ये गलत हो गए। पेलाग्रा विटामिन सी की कमी से नहीं होता है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वर्णांता रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। वर्णांता जो बीमारी है, ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, वो किसकी कमी से होती है? विटामिन के की कमी से होती है, वर्णांता। स्कर्वी जो रोग है विटामिन डी की कमी से नहीं होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िया मेरे प्यारे। देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इस सीधा मतलब है कौन सा रोग? बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा रहा है। ये क्वेश्चन तो इतनी ज्यादा बार एग्जाम में आया है, बार बार घूमता है, SSC बार बार पूछती है। जीवाणु जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा है, ट्रेकोमा है, क्षय रोग है, चेचक है, ये भी वायरस से होता है, ये भी वायरस से होता है। ये 3 रोग मेरे पैचो वायरस से हैं, लेकिन 6 रोग मेरे पैचो कौन सा रोग है? TB है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत डिक्टो दिया जा रहा है। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 34,
जोड़ों का दर्द होने का कारण क्या है? एक या एक अनेक संधियों में सूजन, सांस का रुकना, सांस लेने में कठिनाई, उपयोग। मेरे प्यारे 4 ऑप्शन आए, देखकर बता दें बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल इतने अनजान भी ना बने कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देखते ही समय जोड़ों का दर्द सांस से कोई मतलब नहीं होता है। तब मेरे प्यारे सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35, कैंसर संबंधित है। कैंसर जो बीमारी होती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करती हैं, गुणन करती हैं। बीटा सेल्स होती हैं, ऊतकों की अनकंट्रोल वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, ऊतक के नियंत्रित विभाजन से, घाव के सड़ जाने से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सही ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो है। क्वेश्चन नंबर 36, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है, इसमें लोहा पाया जाता है, इसमें कैल्शियम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने मॉर्निंग में आपको ऑफलाइन की क्लास में एंटीबॉडी के बारे में सब कुछ बताया। कोरोना कोविड-19 के रैपिड टेस्ट के बारे में बताया। रैपिड टेस्ट क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, कोविड-19 के एक एक क्वेश्चन, एक एक ऐप से एक एक अभियान, एक एक प्लानिंग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, टोटल मैंने आपको पूरा कोविड-19 कंप्लीट करा दिया है। तो वहां पर भी आज जब मैंने पढ़ाया तो एंटीबॉडी वर्ड आया। तो एंटीबॉडी अपना में क्या होती है? एंटीबॉडी अपना में एक प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी प्रोटीन कहां पाई जाती है? ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती है। हमारे ब्लड के प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। ब्लड की आरबीसी में कौन सी प्रोटीन होती है? ब्लड की आरबीसी में एंटीजन होती है। और ब्लड के प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखती है। तो दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी होते हैं। बस ये इसका सही आंसर है। लगाइए मेरे पास जो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पोलियो वायरस का इन्फेक्शन होता है। पोलियो जो वायरस है उसको संक्रमण होता है। 4 ऑप्शन है, मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे प्यारे लगाइए अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, टाइम कम बच रहा है, आपने सब कुछ पढ़ा है, अगर आपने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से गहन अध्ययन कर लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों खुलकर शॉर्ट खेलिए, लगाइए आंसर। देखिए आप अपना एनालिसिस कर कितने पानी में हो आप, परीक्षा को पास करने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। ये बिल्कुल इसीलिए विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके सामने आती है और स्पीड के साथ क्लास आती है। लगाइए अपनी क्षमताओं को, पहचानिए आप, यहाँ पर दम भरिए आप। मेरे प्यारे इसका सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे टाइपिंग की स्पीड कर रहे हैं और क्वेश्चन का सही आंसर लगा रहे हैं। जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा पोलियो वायरस का इन्फेक्शन होता है। ये बाकी के 3 नहीं है, डी बिल्कुल सही है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में युग्म से सही युग्म कौन सा है? या फिर जोड़ा पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा सही है? मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ जोड़ा नहीं पूछ रहा है, 4 रोग हैं आपके सामने। कौन सा जोड़ा सही युग्म है? एंटी अमीबा, पेचिस, प्लाज्मोडियम, पायरिया, एनाफ्लिस, कालाजार, लेशमेनिया, मलेरिया युग्म में से सही युग्म है। तब मेरे प्यारे सही युग्म कौन सा है? लेशमेनिया, मलेरिया कोई मतलब नहीं, गलत। एनाफ्लिस, कालाजार नहीं, प्लाज्मोडियम, पायरिया नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर है मेरे प्याचो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का जो प्राणी है, उससे कौन सा रोग हो जाता है? पेचिस हो जाती है। ये सही आंसर है। ये 3 गलत हैं, इनको मैच करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे प्याचो मैंने आपको उनको भी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दोबारा पीछे वीडियो में आ चुके हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 39, वायरस के कारण होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चेचक, टिटनेस, पायरिया, मलेरिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपको बिल्कुल अपनी स्पीड बढ़ा देनी है। इस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आप लगाओगे आगे बढ़ोगे आप। क्लियर? वायरस से चेचक होता है, टिटनेस बैक्टीरिया से होता है, पायरिया प्रोटोजोआ से होता है। अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक एक पॉइंट को कितनी बार मैंने आपको बताया है। मलेरिया भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। फिर भी ये कहते हो क्या पढ़ा है? मेरे प्याचो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, तभी आप नखरे करते हैं आप कि कुछ नहीं पढ़ा है। सब कुछ पढ़ा दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर नए बच्चे के सामने क्वेश्चन रख दिए जाए या किसी ने मेरी क्लासों को बार बार वॉच नहीं किया है, इतिहास को आपने 10 बार 20 बार मुझसे पढ़ लिया है, तो आपको ऐसा
लगता है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, नया दीजिए। नया कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ फिक्स है, इसको ही रखा कर रखिए आप। नया कहीं कुछ नहीं है, इसको ही कंट्रोल करिए, इसको ही बार बार रिपीट करिए। आप बड़े से एग्जाम को आप पास कर जाओगे। नया कहीं कुछ नहीं है। आपको नया, आपको सब ये पुराना इसलिए लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी तैयारी मैंने आपको कितनी कितनी बार एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है। आपको ऐसा लगता है कि नया चाहिए, नए के चक्कर में परीक्षा फेल हो जाएगी और इसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। आप देखिए, आप किडनी के कार्य करने वाली आर्टिफिशियल मशीन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेरे पैचो इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे कंटेंट किडनी पर बता सकता हूं, लेकिन नहीं बता पाऊंगा फिलहाल। क्वेश्चन और भी हैं। डायलाइजर, किडनी वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की फंक्शनल क्रियात्मक इकाई, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपके यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे पैचो क्या आएगा? नेफ्रॉन आएगा। किडनी की जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप, चुंबकीय अनुनाद, चुंबकीय मैग्नेटिक रिजोनेंस पर आधारित है। सिटी स्कैनिंग, एनएमआर स्कैनिंग, कैट स्कैनिंग, पीईटी स्कैनिंग। लगाइए कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ आंसर। मेरे पैचो इसका सही आंसर क्या आएगा? एक एक कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। एक दिन में सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप मेरे पैचो हर सब्जेक्ट का अल्टरनेट आपका ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा। अब मैंने आपको बहुत मिक्स पढ़ा दिया है, अब आपके एक एक सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखता हूं आपने कितना दम भरा है, कितनी बायोलॉजी आपके तैयार है, कितनी फिजिक्स आपके तैयार है, कितनी केमिस्ट्री आपके तैयार है, कितना संविधान आपने तैयार कर लिया है, कितना इतिहास आपके तैयार है, कितनी ज्योग्राफी के दोनों पार्ट तैयार है, कितना आपका कंप्यूटर या कितने करंट अफेयर्स आपकी तैयार है। यहां पर आपका एनालिसिस होगा। यह आंसर लगाइए सही तरह से, एनएमआर स्कैनिंग। तो मेरे प्याचो चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 42 ध्वनि तरंगों पर आधारित है। सिटी स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, पीईटी स्कैनिंग, एनएमआर स्कैनिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए मेरे प्याचो अच्छे कंटेंट के साथ। सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्याचो ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और क्वेश्चन का आंसर सही लगा पा रहे हैं, कुछ गलत भी लगा पा रहे हैं। इसका सही आंसर आएगा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे पैदा करने के काम आती हैं। लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, लेड जिकोरनेट और लेड नाइट्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए, करिए अपना एनालिसिस, कितनी तैयारी आपने की है। लगाइए मेरे पैचो, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। लगाइए स्पीड के साथ। इसका सही आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे पैचो ने गलत भी लगाया है और सही भी लगा पा रहे हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आप, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन दोबारा से घूम रहा है आपके सामने, आपके डे के रूप में घूमा है। क्षय रोग कौन सा रोग है? टीबी है। इसका ही दूसरा नाम क्या है? तपेदिक है। तपेदिक भी इसे बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यक्ष्मा भी इसे कहते हैं। टीबी के रोग के नाम देखो आप, यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग। तब मेरे पैचो कौन सी डेट को मनता है? 24 मार्च को मनता है। टीबी से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हमारी बॉडी का कौन से भाग को प्रभावित करता है? टीबी रोग। तो मेरे पैचो आपका सही आंसर क्या आएगा? फेफड़ा। ये लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टीबी का फुल नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पहचान बढ़ाइए। पढ़ने के साथ ही आपकी पहचान बन सकती है, ऐसे लाइट में रहने से पहचान नहीं बनती है। जो मेरे बच्चे सिटिंग देते हैं, समाधि लेकर बैठते हैं और तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी बुकों से लगाव रखते हैं, उनको पता होता है कि कौन प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहा है और कितने अच्छे कंटेंट के साथ आपको, कितना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है। वही बच्चा हमारा एनालिसिस कर सकता है और जो पढ़ता नहीं है वो हमारा एनालिसिस नहीं कर सकता कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 45, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग या WBC में कमी, रक्त का स्पंदन ना होना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हीमोफीलिया, रक्त स्पंदन। एकदम लगाइए आप अच्छे कंटेंट के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा दिया है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ देखिए आप, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आंसू कौन सी ग्लैंड से इनका सीक्रेशन होता है? अच्छे कंटेंट के साथ लगाएं। इसका सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या लेहिमल ग्रंथि। बहुत मेरे पैचो ने सही आंसर लगा दिया है लेहिमल ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि पर, एड्रिनल ग्रंथि पर बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले भी मैंने
आपको पूरी ग्लैंड के एक एक कंटेंट आपको बता रखे हैं। तो मेरे प्याचो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। पीयूष ग्रंथि की जो पोजीशन है बॉडी के अंदर कहां पर है? छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। वृद्धि हार्मोन्स भी इस ग्रंथि बनते हैं, TSH हार्मोन्स भी इसमें बनते हैं। तो मेरे प्याचो इसकी जो पोजीशन है वो मस्तिष्क में है, इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो चलिए अच्छे कंटेंट के साथ क्लास को आगे तक वॉच करें, बढ़िया तरीका से क्लास को बीच में छोड़ कर ना जाए। अब साइंस चल रहा है तो साइंस नहीं पढ़ सकते, इतिहास चलेगा तब मुंह बना लेते हो कि इतिहास चल रहा है। जब ज्योग्राफी चलती है कि साइंस चलाओ, जब साइंस चलती है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं कर रखा है तो आपके सामने समस्या आएंगी, हमेशा आती रहेंगी। क्लियर? देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिजीज है जो मच्छरों से नहीं चलता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, पीला बुखार, फाइलेरिया। ये जो रिया वर्ड आ रहे हैं यही मेरे प्यारे तो मक्खी से होने वाले हैं। और ये इंसेफ्लाइटिस जो है ये मेरे प्यारे वायरस से होने वाला रोग है। और इससे मस्तिष्क, इससे बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। इंसेफ्लाइटिस से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है। इसे ही जापानी बुखार कहते हैं मेरे प्यारे। जापानी बुखार भी इसी को नाम दिया गया है। इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी है वायरस से होती है, इसी को जापानी बुखार बोला गया है। और ये सब मक्खी से है, चल मच्छरों से होते हैं मेरे प्यारे। अच्छे कंटेंट के साथ चलें। चलिए क्वेश्चन है, भारत में हेपेटाइटिस बी के टीकों का उत्पादन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप कौन सा आंसर है? बेंगलुरु आएगा, पुणे आएगा, हैदराबाद आएगा या दिल्ली आएगा? तो मेरे पैचेस का सही आंसर है हैदराबाद। इसका सही आंसर है हैदराबाद। और यही अपना में क्वेश्चन है, इस रोग से, हेपेटाइटिस बी रोग से बॉडी का कौन सा भाग इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? तो मेरे पैचो आपका सही आंसर क्या आएगा? लीवर आएगा। और हेपेटाइटिस अपना में क्या है? वायरस है, वायरस से होने वाला ये रोग है। तो मेरे पैचो इसे अच्छे से नोट करें और आगे बढ़ें। चलिए आप मेरे प्यारे बढ़िया कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भारत में कहां पर इसकी पोजीशन है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आया है। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लगाइए, इसमें सही आंसर है गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र भारत में कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों गाजियाबाद में है। कहां पर है? गाजियाबाद में है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, मलेरिया बुखार को फैलाने वाले का नाम है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितनी बार बार घुमा फिराकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मेरे बच्चों आपको नहीं घूमना है, आपको सिर्फ अपने कंटेंट पर रहना है कि पॉइंट हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें उसका आंसर क्या लगाना है। क्वेश्चन है मलेरिया बुखार है को फैलाने वाले का नाम क्या है? फिर वही क्वेश्चन है कि मलेरिया जो परजीवी है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहले किसके अंदर था? ये मच्छर के अंदर था। तो मेरे प्याचो फैलाने वाला कौन आएगा? मच्छर आएगा। तो लेकिन में से कौन सा मच्छर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मलेरिया का तो मैंने आपको एक एक कंटेंट बता रखा है, यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने में परहेज नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे आप इसका सही आंसर लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं स्पीड के साथ। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वेक्टर है हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए, तभी हमको मलेरिया फीवर होता है। चलिए आप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ कौन था? मेरे प्याचो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए स्पीड के साथ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, डॉक्टर वी पुरी। कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लालजी, जिसकी लालजी के नाम से पैथोलॉजी लैब भी बनी हुई है, यही वही लालजी है मेरे प्यारे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 52, किसी व्यक्ति को, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को टिटनेस का रोग हो सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रदूषित जल पीने से, प्रदूषित भोजन करने से, उसके कोई ऐसी बाहरी चोट लगे जिसमें खुला घाव हो जाए, या उसके कोई ऐसी भीतरी चोट लगे जिससे अंतः रक्तस्राव हो जाए। कितने बढ़िया चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
तब मेरे प्यारे बच्चों इन 4 ऑप्शन में से आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए इसमें सही आंसर क्या आएगा, इसका सही कंटेंट क्या आएगा मेरे प्यारे, इसका सही आंसर है, बहुत मेरे प्यारे ने इसका सही आंसर लगा दिया है। इसका सही आंसर है मेरे प्यारे सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। घाव जब होता है तो जब हमको अभी कभी भी चोट लगती है तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड क्या लेते हैं, सबसे पहले हम टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं कि घाव में कहीं बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए, टिटेनी नाम का बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए। तब मेरे प्यारे बच्चों टिटनेस जो बीमारी है इसे किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। और बॉडी का इससे कौन से भाग प्रभावित होता है, हमारी मेरु रज्जु से प्रभावित हो जाती है, मेरु रज्जु से प्रभावित हो जाती है। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया कंटेंट 53। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वाहिनीहीन ग्रंथि आपसे यहाँ पूछी जा रही है। लीवर है, पसीने की ग्रंथि है, गुर्दा है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए स्पीड के साथ। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए। पसीने की ग्रंथि मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ लिखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 54। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक का पता लगाया, इन 4 में से बताना आपको किसने पता लगाया। चलिए आप वॉटसन एंड क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और लालजी सिंह और जे फ्रीज। मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका सही आंसर क्या आएगा, जे फ्रीज आएगा, जे फ्रीज आएगा। मैंने इसके बारे में भी आज आपको बताया, हरगोविंद खुराना के बारे में भी आज बताया, लालजी सिंह के बारे में भी आज बताया। एक एक कंटेंट आपके सामने घुमा फिरा कर क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखे कि एक क्वेश्चन पहले ऑप्शन में दिखाई दिया, एक पॉइंट पहले आपको ऑप्शन में दिखाई दिया, उसके बाद वही पॉइंट क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ गया। ये बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, जिससे मेरे प्यारे बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए और एक एक कंटेंट पर वो नजर रखें और उनका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, किसी क्वेश्चन पर उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। देखिए आप कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर, टाइफाइड, हड्डियों का कैंसर। देखते नहीं आप बता दोगे मेरे पैचो कौन सी इनमें एक आनुवंशिक बीमारी है। अच्छे कंटेंट के साथ लगाइए आप। हीमोफीलिया मेरे पैचो, हीमोफीलिया रोगी को अगर चोट लग जाए तो उसका ब्लड तब तक बहेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, डेंगू जो फीवर है वो किससे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या आदि जंतु से। तब मेरे प्यारे से 4 कंटेंट आपके सामने हैं और मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। लगाइए स्पीड के साथ। डेंगू जो फीवर होता है वो इन 4 में से किससे होता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ अपनी टाइपिंग करें। लगाइए इसका सही आंसर। डेंगू जो ज्वर है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू जो बुखार है वायरस से होता है, चिकनगुनिया भी वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। और डम फीवर किससे होता है, डम फीवर काला जार किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। चलिए आप एक क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। एपिलेप्सी रोग की जो डिजीज है इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। त्वचा से है, नाड़ी संस्थान से है, हृदय से है, श्वसन संस्थान से है। मेरे प्यारे जो अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़े और क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा, नाड़ी संस्थान। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें। क्वेश्चन आपके लिए क्या लिखा हुआ है, खुरपका मुंह पका रोग क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जानवरों में होता है, उनके पैरों में इन्फेक्शन होता है तो खुरपका मुंह पका डिजीज है उनके पैरों में। तो ये होती किससे है, ये किस में होती है, रोग होता है गाय भैंस में होता है या गाय भैंस भेड़ों में होता है, गाय भैंस सुअर में होता है, गाय भैंस भेड़ सुअर सब में होता है। तो मेरे प्यारे इन सब में ही हो सकता है। इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका राइट है। बहुत मेरे प्यारे ने टाइपिंग की स्पीड बढ़ाकर इसका सही आंसर लगा दिया है। अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ कर न जाएं। एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, आपको परीक्षा पास करनी है। देखिए आप सुमेलित कीजिए। मार्सेलो मेल पीजी बोलते हैं, मेल पीगी भी से बोल देते हैं, वर्गीकी के जनक हैं। लीनियस वनस्पति विज्ञान के जनक है। मेंडल भौतिकी के जनक है।
थियोफ्रास्टस आनुवंशिकता के जनक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये मैच करने हैं, ये सही मैच नहीं हो पा रहे हैं, इनको सही तरीका से मैच कीजिए आप और मैच करने के बाद अपना आंसर लगाइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में देखा है 2 and 3 4, 3 1 4 2, 4 3 2 1, 3 4 3 2 4 1। लगाइए मेरे पैचो अच्छे कंटेंट के साथ। इनका सही आंसर क्या आएगा? देखिए आप मार्सेलो मेल पिगी के जनक किसके जनक हैं? तो अब मेरे पैचो लगाओगे आप, इसमें आपका सही मार्सेलो मेल पिगी किसके जनक है? भौतिकी के जनक हैं, या आनुवंशिकता के जनक हैं, या वनस्पति विज्ञान के जनक है। मेंडल की बात करोगे तो मेरे पैचो क्या आएगा? 3 का 4 आएगा। तो 3 का 4 देखिए इसमें किस में आ रहा है? 3 का 4 किस में आ रहा है? 3 का 4 देखिए आप 3 है, 3 का 4 कौन से मारा है? 3 1 4 2 3 1 यानी 3 1 ए का 3 आएगा भौतिकी विज्ञान और लीनियस वर्गीकी टेक्सोनोमी, और मेंडल का आएगा 4, थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान लगा दिया। इसका 3 1 4 2 मेरे पैचो ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए 1 नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए 4 है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60, एग्रोनॉमी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ लगाएं। इसका सही आंसर क्या आएगा? अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या आएगा? एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी का संबंध घास से है। तो एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? खेतों से है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी सही आंसर क्या आएगा? 3 1 4 2 आएगा। 3 1 4 2 मेरे प्यारे बच्चों 3 1 4 2 इसका भी सही आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में साइंस के एक पॉइंट को उठाया और एक क्वेश्चन को पहले किसी एक पॉइंट को कहीं ऑप्शन में भी रखा और उसके बाद उस ऑप्शन का भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज अगर आपको विद एक्सप्रेस की क्लास में प्रैक्टिस पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों दिशा एकेडमी दादरी जो चैनल है ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।